बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का पहला टॉपिक है जी पैंक्रियाटा लिखा हुआ है, पैंक्रियाज की जमा। सबसे अहम पॉइंट यह है कि वर्टिब्रेट्स में पैंक्रियाज मौजूद होता है। जैसा कि एक्सेप्शंस ने दिया, लैम्प्री और लंग फिशेस में बहुत छोटा सा है, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर छुपा होता है, एम्बेडेड, टर्न से सेपरेट नजर नहीं आएगा। जबकि मेजॉरिटी जानदारों में, यानी वर्टिब्रेट की बात हो रही है सिर्फ, पैंक्रियाज बिल्कुल स्टोमक के करीब इंटेस्टाइन के एक फोल्ड के अंदर आमतौर पर मौजूद होता है। और हायर एनिमल्स में बड़े वाज़ेह तौर पर पिंक कलर के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। इसके दो पोर्शन हैं, एंडोक्राइन पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन। बड़े वाला पोर्शन एक्सोक्राइन है, इसके अपनी डक्ट है। डाइजेस्टिव जूसेस जो पैंक्रियाज में पैदा होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के नाम से निकलते हैं और इंटेस्टाइन में जाकर फूड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इसके अंदर छोटे छोटे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिनमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैदा होते हैं, जो मशहूर मारूफ शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन है। हमारा दूसरा टॉपिक है जी आज का, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन चूंकि मेजॉरिटी हायर एनिमल्स में जाके इसके दो आगे पार्ट बन जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मैमल्स के रेफरेंस से खास तौर पर ये जो स्मॉल और लार्ज है, ये डायमीटर के लिहाज से स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है लेकिन लंबाई ज्यादा होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज्यादा है, वो लार्ज डायमीटर के लिहाज से, और लंबाई लेकिन उसकी कम होती है। बहर ये था जी एक पॉइंट। मैं देखता हूँ जिसकी डायग्राम, इसने मैन की डायग्राम दी है, यू हैव टू लुक एट हियर। ह्यूमन बीइंग की इस डायग्राम में चेक कीजिएगा, ये स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम और स्टोमक के दरमियान में ये पैंक्रियाज है। और एक बार फिर देखें कि ये मिलर ने इस डायग्राम में स्टोमक को पिंक कलर में, इंटेस्टाइन को पिंक कलर में और पैंक्रियाज को येलो में दिखा दिया है। याद रखिए कि स्टोमक और इंटेस्टाइन जो है वो ऑफ वाइट कलर में होनी चाहिए अगर हम एक्चुअल कलर को देखें, और पैंक्रियाज को पिंक कलर में होना चाहिए था। ये ठीक है, इसका कलर कुछ ऐसा ही होता है। इसका कलर इससे ज़रा लाइट होता है। बहरहाल कलर स्कीम्स की अपनी है मिरर की। अब जो असल चीज़ है, यहाँ से स्टोमक के बाद यहाँ से ये इंटेस्टाइन शुरू हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। इसने इन दोनों का कलर बहुत डिफरेंस शो किया है। मैन की इंटेस्टाइन का जो कलर है वो ये नहीं होता जो इसने बताया हुआ है। स्मॉल और लार्ज तो अपने साइज के लिहाज से पहचानी जा रही है, लोकेशन के लिहाज से पहचानी जा रही है, और कलर दोनों का तकरीबन मिलता जुलता होता है। कलर में इतना ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं होता है, लेकिन लोकेशन के लिहाज से पहचानी जाती है। बहरहाल ये डिमार्केशन है। लार्ज जो लार्ज इंटेस्टाइन है इंसान में 3 फीट के करीब है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबाई के लिहाज से तकरीबन 19 से 20 फीट के करीब होती है। मैंने डायग्राम मैन की दिखा दी है। वापस जाते हैं बैक पेज पे, कोई और पॉइंट जो इसने दिया हो। इस इंटेस्टाइन के अंदर फूड के डाइजेशन का अमल कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि इनिशियल डाइजेशन शुरू हुई थी स्टोमक में, लेकिन मुकम्मल होती है इंटेस्टाइन के पहले दो हिस्सों में, यानी डुडिनम और जीजीनम का नाम था। ये लफ्ज़ इसने यानी मिलर ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मशहूर मारूफ अल्फाज हैं। अगर हम किसी भी जानवर को देखें, बकरे को देख लीजिए, नोट कीजिएगा बकरा इंसान से छोटा होता है, उसके इंटेस्टाइन मैन से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। सोचिए क्या वजह होगी, या आपने सोचना है, आपने जवाब देना है। आप जवाब देंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। क्या वजह है बकरे की इंटेस्टाइन मैन से क्यों ज्यादा बड़ी है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। बकरे की इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मैन के मुकाबले में ज्यादा बड़े क्यों होते हैं? एक और क्वेश्चन। शेर इंसान, शोर बहुत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। शोर कहाँ पे हो रहा है? क्लास में हो रहा है? क्योंकि जहाँ मैं यहाँ तो बिल्कुल शोर जी नहीं है। सर। सर क्लास में। बच्चे क्या कर रहे हैं? आपसे बातें करते जा रहे हैं? जी सर, मोबाइल कम लोगों के पास सर, बाकी लगे हुए हैं अभी। चलें, इसका इलाज यही है, मैं प्रिंसिपल साहब को भेज के फिर जुर्माना करा दूं सबको, सबका अपना जो शोर कर रहे हैं। पूछ लें क्लास से, अनाउंस कर दें क्लास में, मोबाइल ऑन करके अनाउंस करें जरा। सर कह रहे हैं मोबाइल के पास आप बैठे।
उनसे कहें शोर बंद करें, और अगर आपने ऐसे करना है तो मैं प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो आके इधर चेक कर लेते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, और साथ आपको फाइन भी करवा देता हूँ। सोच लें, सोचने के लिए 2 मिनट है आपके पास। सर बैठ गए आप सारे इकट्ठे? सर बैठ गए। चलें अब सवाल का जवाब देने में सवाल दिया था। क्वेश्चन था कि इंसान के मुकाबले में बकरे की इंटेस्टाइन लंबी क्यों है, और दूसरा सवाल है इंसान के मुकाबले में शेर की इंटेस्टाइन छोटे क्यों है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही सर बकरा जो है वो ज्यादा चारा खाता होगा, इंसान कम खाता है ना, तो इसलिए। जी, अलिशा ने जवाब दिया है। और कोई जवाब, जी अलिशा के अलावा और कोई जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2 कंपैरिजन किए हैं, एक बकरे के साथ और एक शेर के साथ। बकरा बंदे से छोटा है, शेर बंदे से बड़ा है। बकरे की स्मॉल इंटेस्टाइन इंसान से ज्यादा, कहीं ज्यादा लंबी है, और शेर की इंसान के मुकाबले में कम लंबी है बॉडी के साइज के लिहाज से। क्या वजह है? चलिए सुन लीजिए, चूंकि जवाब आपकी बुक में जवाब नहीं है इसका। हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। उसकी रीजन, हर्बीवोर चारा खाते हैं। चारा सेलुलोज है बेसिकली। सेलुलोज ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन उसको हजम करना बहुत मुश्किल काम होता है। उनको पहले जल्दी खाते हैं, फिर उसको रीगर्जिएट करते हैं, फिर उसको कड़च्यू करते हैं, कल हमने पढ़ा था जुगाली करते हैं, फिर रीच्यू करते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा बॉडी में ले जाते हैं, फिर उसकी डाइजेशन का अमल शुरू होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हेल्प करते हैं। फिर भी बहुत कम फूड डाइजेस्ट होती है, और बहुत सारे फूड और एनर्जी। आप, आई एम श्योर आप लोग उपले समझते हैं, पंजाबी में थापियां कहते हैं। थापियां क्या होती हैं, उपले क्या होते हैं? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। देहाती इलाकों में लोग जानवरों के गोबर से उपले या थापियां बनाते हैं और फिर उनको जलाते हैं। अब फीसेस जला रहे हैं और उसको जला के खाना बनता है सब कुछ। इसका मतलब है उस फीसेस में बहुत सी, जलने का मतलब ये है इस चीज में बहुत सी एनर्जी मौजूद है, और उसकी वजह यह है कि सेलुलोज प्रॉपर हजम नहीं होता। बहुत से सेलुलोज मौजूद होता है उन डंग के अंदर और उपलों के अंदर। ये उसकी बैकग्राउंड है जी। यही वजह है कि इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके। उसके मुकाबले में कार्निवोर गोश्त खाते हैं। गोश्त को डाइजेस्ट करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो उसमें फाइबर नहीं होते इस तरह के जिस तरह के इसमें है सेलुलोज में। चुनाचे वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उनके इंटेस्टाइन के मुकाबले में छोटी होती है। आगे आ जाए। अब इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं, चूंकि आपकी बुक ने नहीं दिए हुए, मैं सिर्फ दोबारा बता देता हूँ कि जो पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 3 पोर्शन हैं। उनके नाम है इंसान के लिहाज से और मैमल्स के लिहाज से हैं डुडिनम, जिजिनम, इलियम। डुडिनम में ज्यादा डाइजेशन, जिजिनम में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों होती है, इलियम में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। जहाँ पे जंक्शन है मैन में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पर टी शेप जंक्शन बनता है। उस टी की निचली साइड के ऊपर सीकम मौजूद होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, और उसके बाद आगे लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। ये यहाँ पे जंक्शन चूंकि पूरा नजर नहीं आ रहा है, ये सीकम है मैन के अंदर। ये कोलोन का पहला हिस्सा, इसको असेंडिंग कोलोन, इसको ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। यहाँ तक ये 3 हिस्से मेन कोलोन के हैं। उसके बाद इस हिस्से को सेगमाइड फ्लेक्चर कहते हैं। ये रेक्टम है, और लास्ट पे एनस, ये एनल कनाल लिखा हुआ है इसने। इसके आखिरी सिरे पे 2 स्फिंक्टर मसल्स एनल स्फिंक्टर के नाम से मौजूद है। ये है जी ऑल अबाउट जनरल, सारे का सारा स्ट्रक्चर सर स्मॉल मैं साइंस। फॉर्म जमा कराने गई थी, आपको बता के गई थी। जी पता है मुझे, ठीक है जी। ये है जी ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। और अब हम अगले हेडिंग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे इसने प्रोसेस एक समरी दे दी हुई है। ये समरी समझे कि आपने जो कुछ इंटर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 में, ये उसके सिर्फ हेडिंग्स और एक एक लाइन के अंदर है। इंजेक्शन, खुराक के निगलने का अमल, खाने का अमल। पेरिस्टालसिस, इसोफिगस से किस तरह से फूड आगे जाती है पेरिस्टाल्टिक वेव के जरिए। तीसरा पॉइंट सेगमेंटेशन, ये लफ्ज नया है, इसकी तस्वीर आगे बनी हुई है, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा तस्वीर के साथ। नेक्स्ट है सिक्रीशन, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स और हार्मोन पैदा होते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, जिनकी डिटेल्स आगे आ रही है।
डाइजेशन का अमल स्टोमक और इंटेस्टाइन में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन डिटेल आगे आ रही हैं। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में विलाई के जो सेल्स होते हैं वहां पे फूड के एब्जॉर्प्शन का अमल होता है। और आखिरी हिस्सा डिफिकेशन, फालतू मादे जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, वो यहाँ पे उसमें से पानी गौर कर लेते हैं, यहाँ पे वो स्टोर होती है और वक्फों से उसको बॉडी से बाहर खारिज करने को डिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ नया लफ्ज़ है सेगमेंटेशन, और यहाँ पे आ जाए ऊपर लफ्ज़ है पेरिस्टालसिस। दोनों की वजाहत हमारे इस हेडिंग के अंदर है। ये हेडिंग आपके सामने, हेडिंग यहाँ पे है गैस्ट्रो इट्स मोटिलिटी एंड इट्स कंट्रोल, और तस्वीर इसकी गालबन या तो अगले पेज पे है जी, अगले पेज पे मैंने तस्वीर आपके सामने रख दी है। ये दो तस्वीरें हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इनको जरा गौर से देखें और सोचें क्या आपको ये तस्वीरें याद हैं या भूल चुकी हैं। पहले आपने बताना है, फिर मैं बताऊँ। सर याद है। जी, पहले क्या शो कर रही है, दूसरी क्या शो कर रही सर ये एसोफेगस से फूड जा रही है नीचे। है? ठीक है। और सर दूसरी भी यही है, लेकिन वो कंट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन इस तरह वो बोलस आगे जा रहा है। एसोफेगस स्टमक। चलो जी, ये जो आप रिश्वत दिया किसने दिया है? आंसर किसका था ये? सर अलिशबा। इश्बा। इश्बा का आधा जवाब तो बिल्कुल ठीक है, बाकी में गड़बड़ है कुछ। और गड़बड़ इसलिए है कि आप लोगों ने इंटर लेवल पे पेरिस्टालसिस पढ़ी हुई है, आपने सेगमेंटेशन का लफ्ज़ इस सेंस में जो हम पढ़ने लगे हैं नहीं पढ़ा हुआ। तो आपको मेरा पॉइंटर नजर आता है जब मैं मूव कर रहा हूँ इसको? पॉइंटर नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। जी, नोट कीजिएगा। ये बोलस है, ये इसोफिगस है लंबे वाली, ये इसके अंदर बोलस पड़ा हुआ है येलो कलर में। यहाँ पे जहाँ पे एरो शो किए गए हैं इस जगह पे कंट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं दिखाया हुआ रिलैक्सेशन हो चुकी हुई है। ये कंट्रैक्शन इस बोलस को मजीद आगे नीचे ले जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे कंट्रैक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और मजीद आगे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रैक्शन और यहाँ पे रिलैक्सेशन, और ये होते होते आखिरकार स्टोमक में पहुंच जाएगी। पेरिस्टालसिस इज alternate wave of contraction and relaxation which squeezes food down the way up to stomach। stomach जहाँ पे ये जगह है, इस जगह पे स्फिंक्टर मसल होता है जो शो नहीं किया गया होगा। आप लोगों ने नाम पढ़ा हुआ है स्टोमक में दोनों सिरों पे दो अदर स्फिंक्टर मसल लगे हुए हैं। किसी को नाम याद है पहले से? पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है? तो यहाँ पे है वो कौन सा है, और जो आगे आएगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ईयर लेवल क्वेश्चन पूछा है। पहले का नाम है जो यहाँ मौजूद है, इट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, और जो आखिर में है स्टोमक के वो पाइलोट स्फिंक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे आ जाए, चूंकि आप इस तस्वीर से पहले से वाकिफ नहीं हैं। दिस इज इंटेस्टाइन। ये स्टोमक भी हो सकता है, लेकिन डायग्राम इंटेस्टाइन की है, स्टोमक में भी ऐसा ही होता है। ये यहाँ पे फूड पड़ी हुई है इस जगह पे, जो शो नहीं की गई। इसे सिर्फ कलर का फर्क दिखाया हुआ है। कैविटी के अंदर ये इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, ये वाली दीवार, इनकी वाल्स पे ऐसे फोल्ड मौजूद हैं, और इसको आप यही कह लीजिए कि इसने फूड दिखाई है। ये इतने हिस्से को शो कर रहा है कि यहाँ पे फूड का पार्ट मौजूद है, और इसको आप एम्प्टी फर्ज कर रहे हैं। अब गौर करें क्या हो रहा है, नोट कीजिएगा यहाँ और यहाँ दो जगह पे कंट्रैक्शन हो रही है। जब यहाँ कंट्रैक्शन और यहाँ कंट्रैक्शन होगी तो ये हिस्सा स्वेल हो जाएगा, भूल जाएगा, ये कंट्रैक्ट होके छोटा हो गया। थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड बाद या आधे मिनट के बाद, यहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगी इस जगह पे, और यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगी। इधर कंट्रैक्शन यहाँ हो रही है, इधर यहाँ हो रही है। अब रिजल्ट क्या निकला? जो फूड यहाँ पे थी वो इधर से मूव करके यहाँ पे आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलसल आगे जा रही है। ये एक बार फिर एक बार यहाँ पे कंटैक्ट होगी तो फूड का कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। इसका मकसद फूड और एंजाइम्स को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये आगे भी जाती है। इस वाले मोमेंट को जो अल्टरनेटिव होती रहती है, कंट्रैक्शन इधर और फिर कंट्रैक्शन इधर और इधर, इसको सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। ये आपकी एंट्री में मौजूद नहीं था, ये यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं मसल्स, वो मसल्स लॉन्गिट्यूड मसल्स और सेक्टर मसल्स हैं, जिनकी तस्वीर मैं देखना चाहता हूँ जी यहाँ पे है कि नहीं है।
यहाँ नहीं दी हुई है, पीछे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बुक में मौजूद है ये तस्वीर इसकी। जी ये वाली तस्वीर है, यू लुक एट हियर, खा वो स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, उसकी जो वॉल होती है उसमें क्या कुछ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एफएससी की बुक में जो वर्डिंग थी वो दुरुस्त नहीं थी। यहाँ पे आपने दोबारा गौर से चेक करना है और मुझे फॉलो करना है। नंबर 1 सेरोसा, इंटेस्टाइन और स्टमक के बाद जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है वो सेरोसा कहलाती है। वन। नंबर 2 पे है मसल लेयर्स, इसके आगे दो हिस्से हैं, तस्वीर में आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये दोनों स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल क्या होते हैं आपने पहले से पढ़े हुए हैं। अगर स्टमक हो तो उसमें दो की बजाय तीन लेयर हो जाती है, इन दोनों के दरमियान में एक ओब्लिक मसल्स की लेयर भी आ जाती है। उसके बाद नंबर 3, ये दो लेयर्स हो गई। नंबर 3 पे है सब म्यूकोसा, और नंबर 4 पे ये वाली है म्यूकोसा। इसके अंदर सेंटर में जो कैविटी नजर आ रही है, ये कैविटी ल्यूमेन कहलाती है। दिस इज द कैविटी ल्यूमेन। यानी 4 लेयर होगी, म्यूकोसा, अंदर की से बाहर आते हुए सब म्यूकोसा, मसल लेयर और सेल्स। दीज आर 4 लेयर। स्टोमिक और इंटेस्टाइन में हर जगह पे ये 4 लेयर्स मौजूद होती हैं। मसल लेयर की आगे मजीद ये 2 लेयर्स। इन सब लेयर्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। आपकी बुक ने मेरे ख्याल में इनको बयान नहीं किया हुआ, डायग्राम दे दी है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसने इसको एक्सप्लेन किया होगा, शायद लग रहा है देखना सिर्फ। जी, इसने इनको जस्ट नेम की हद तक दिया हुआ है। एक लफ्ज यहाँ पे करके देखिए जहाँ मैं इस पर इशारा कर रहा हूँ, पेरिटोनियम। क्या ये लफ्ज आपको याद है पहले से, कहाँ पढ़ा था आपने, यस सर। कहाँ पढ़ा था बताइए। जो सेरोसा का लफ्ज है, सेरोसा और पेरिटोनियम को आप कुछ हद तक इंटरचेंज कर सकते हैं। पेट के अंदर, पेट की दीवारों के ऊपर भी और इंटेस्टाइन के बाहर भी जो प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है, जिसको भी हमने सेरोसा के नाम से पढ़ा है, वो और पेरिटोनियम जस्ट एक ही चीज है। एक ही चीज की 2 लेयर्स हैं जो 2 मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसकी थ्योरी, इसकी बैकग्राउंड सेमेस्टर 1 जूलॉजी में डिस्कस कर चुकी हुई है। अब सेमेस्टर 1 आपने भूल चुका हुआ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये है जी ऑल अबाउट बेसिक्स, यहाँ भी होगी जी, ये भी हो गया टॉपिक। पेरिस्टालसिस डिस्कस हो गया, सेगमेंटेशन डिस्कस हो गई। सर जी बताइए। सर वो माइक चेक कर रहे थे सर, वो कब से हम बोल रहे थे आपको आवाज नहीं जा रही। हाँ जी अब आ गई जी। यहाँ पे स्फिंक्टर का लफ्ज इसने दिया हुआ है, डेफिनेशन इसकी प्रॉपर तो नहीं है लेकिन जस्ट मेंशन किया हुआ है, याद रखिएगा। स्फिंक्टर्स आर रिंग लाइक मसल्स, स्फिंक्टर्स आर रिंग लाइक मसल्स present in many places in the system। मिसाल के तौर पर अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऐसे ही इलियोकोलिक स्फिंक्टर और एनल स्फिंक्टर्स, ये डाइजेस्टिव के अंदर मौजूद मशहूर स्फिंक्टर मसल्स हैं। ये आमतौर पे बंद रहते हैं, जब एक साइड से कोई चीज़ आती है तो ये ओपन होते हैं। मसलन जब ईसोफेगस से फूड आती है, टच करती है कार्डियक स्फिंक्टर को, तो वो ओपन होता है और फूड स्टोमक में चली जाती है, और ऑनवर्ड इसी तरह से। जी टाइम थोड़ा सा एक्चुअली सर रिपीट कर दें। जी मैं स्फिंक्टर मसल्स आपने कहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्फिंक्टर मसल्स आर स्पेशल रिंग लाइक मसल्स। मसल्स आमतौर पर रिंग लाइक नहीं होते, जैसे आपके बाजुओं के मसल हैं या इंटेस्टाइन में मसल्स हैं, वो रिंग की शक्ल में नहीं होते, शीट्स वगैरह की शक्ल में हो सकते हैं या लेयर्स की शक्ल में। ये बिल्कुल रिंग की शक्ल में होते हैं, और इनके दो पॉसिबिलिटीज हैं। आमतौर पर ये रिंग कंट्रैक्टेड रहता है। आमतौर पर ये रिंग्स कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोकोलिक स्फिंक्टर और एनल स्फिंक्टर्स आम रूटीन में ये हर वक्त बंद रहते हैं।
जब स्टिमुलस आते हैं, मसलन जब पेरिस्टालसिस फूड को लेके पहुंचती है कार्डियक स्फिंक्टर, तो उस वक्त ये खुलेगा और फूड को स्टमक में भेज देगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। यानी सिर्फ चंद सेकंड के लिए खुलता है, फूड आगे चली जाती है। ऐसे ही जब फूड स्टमक में कायम बन चुकी होती है और वो पहुंचती है पायलट स्फिंक्टर, वो खुलेगा और फूड को डूडन में ले जाएगा। लास्ट पे जो एनल स्फिंक्टर है, जब डिफिकेशन रिफ्लेक्स होता है तो एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और फीसिस को बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये है स्फिंक्टर और उनका फंक्शन। अब आगे जाने से पहले एक डायग्राम मुझे नजर आ रही है जो आपके सामने है। इसमें एक कार्निवोर के दांत दिखाए हुए हैं। चेक कीजिएगा, ये इसके लंबे लंबे सुए कैनाइंस। सामने वाला दांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये लंबे नुकीले दांत हैं कैनाइंस। उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स नुकीले हैं, जबकि गाय भैंसों के ये चपटे होते हैं, क्योंकि ये गोश्त को चीट फाट करने का काम जान देते हैं। ये वो दांत है, ये और ये, इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैराडेजियल एपिटिस के पहले भी आ चुका हुआ, जो गोश्त को हड्डियों से लदा करते थे। और यहाँ पे इसने टीथ दिखाए हुए, टीथ का जिक्र पीछे था कि ये एक टुथ को काट के दिखाया गया है। टुथ का क्राउन नजर आ रहा है, जो हमें नजर आता है दांत का हिस्सा वो क्राउन है, जो छुपा होता है वो रूट कहलाती है, सारी रूट है। जो बोन के अंदर, जो ये बोन जो होती है जा बोन है, जिसके अंदर ये दांत छुपे हुए होते हैं। टुथ में जो चीज हमें बाहर से व्हाइट कलर में नजर आती है, आम लोगों में व्हाइट होता है, कुछ लोगों में येलो हो सकता है, उसको एनेमल कहते हैं। एनेमल हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा सख्त चीज है, दांत से भी ज्यादा सख्त एनेमल है। दांत और हड्डी एक जैसी होती है, लेकिन एनेमल इससे ज्यादा सख्त होता है। लेकिन जरासीम इसको भी खराब कर देते हैं। डेंटिन या डेंटाइन कुछ लोग पढ़ते हैं, ये वो केमिकल है जो दांतों में मौजूद है। इट इज जस्ट लाइक बोन, ये तकरीबन बोन जैसा ही है, इसमें भी कैल्शियम फॉस्फेट और प्रोटीन होती है। इसके अंदर कैविटी होती है, जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और लिम्फ वेसल, ये सब चीजें मौजूद हैं। और डिपेंड करते हुए दांत किस तरह का है, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा रूट्स हो सकती हैं, और उसमें जो नर्व होती है वो खास के यहाँ वाले। किसी ने आरसीटी का नाम सुना हो कभी? डू यू नो व्हाट इज आरसीटी? तो क्या? किसी ने आरसीटी का नाम सुना हो? ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है, आप लोगों की चूंकि एज बहुत कम है अभी, जब आप अपने पेरेंट्स, आप में से किसी के पेरेंट के दांतों में कोई प्रॉब्लम हो और वो डेंटिस्ट के पास जाते हो, ऐसा है कि नहीं है? नो सर। जी, एक जॉब आया जिन्हों, और इसके अलावा पूरी क्लास में किसी के पेरेंट्स। जी सर, गए थे मेरी मामा। जी, याद रखें कि जब एज 40 को क्रॉस करती है, 40, 45, 50, इस रेंज में जाते जाते दांतों में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। और फिर वहां पे अगर दांतों में शदीद दर्द हो और कंट्रोल ना हो रहा, तो फिर उसकी आरसीटी करते हैं। वो आरसीटी इस नर्व को डैमेज करता होता है जो इसके अंदर मौजूद है। इसको काट देते हैं पहले, फिर इस पे पॉइजन का इंजेक्शन लगाते हैं और इसको डेड कर देते हैं। वो आरसीटी कर है। बहरहाल ये था जी ऑल अबाउट ए टूथ। यहाँ पे एक लफ्ज और चेक कीजिएगा, जिंजीवा। कभी लफ्ज पढ़ा है पहले इससे या सुना है? जिंजीवा और जिंजिवाइटिस, एल्व्यूलर बोन, रूट कैनाल, पेरी ओडोंटल लिगामेंट और सीमेंटम। चलिए सुन लीजिए। एल्व्यूलर बोन वो बोन है जिसके अंदर दांत गड़ा हुआ है। यहाँ पे सीमेंटम और पेरिडोंटल लिगामेंट, ये वो चीजें हैं जो दांत को मजबूती के साथ हड्डी के साथ जोड़े हुए हैं। बुढ़ापे में जाके ये कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और फिर दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। कल ये है जी ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। हाँ, एक चीज है जिंजिवा, पंजाबी और उर्दू में बड़ा मशहूर है। मेरे पंजाबी में स्टेटमेंट देखें, दांतों से खून आ रहा है। जब दांतों से खून कहते हैं, वो दांतों से नहीं आ रहा था, वो जिंजीवा से आ रहा होता है, जिसे मसूड़े, आई एम श्योर कि आपने ये नाम सुना होगा। इंग्लिश में गम्स कहते हैं, गम्स। जी क्लियर? टाइम खत्म होने वाला है जी हमारे। जी सर। सिर्फ
3 मिनट बाकी हैं और हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है, और वो टॉपिक है ओरल कैविटीज को इंशाल्लाह, चूंकि लंबा टॉपिक है डिस्कस करेंगे। पहले दांत आज डिस्कस हो गए हैं हमारे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईद तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। No one have no question? ओ सर। सर सीमेंटम बता दें। सीमेंटम, सीमेंट सिर्फ लिखा है, सीमेंट के नाम से आप वाकिफ है। ये वो केमिकल है जो जोड़ रहा है दांत को बोन के साथ, वो बोन जो जा बोन है। स्वाय बुढ़ापे में जाके जब ये कमजोर होना शुरू हो जाता है, हर चीज जो कि खराब होना शुरू हो जाती है, तो ये सीमेंटम और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स सर भी। एल्वुलर और सीमेंटम की दोनों बोन्स अटैच करती हैं? नहीं, जो एल्वियर बोन है वो बोन है, एल्वियुलर बोन इज बोन। उसके आगे दो चीजें हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट और सीमेंटम। ये वो दो चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और ओके सर। दांत को जोड़ रही हैं आगे बोन के साथ। ये डायग्राम में बहुत मोटी दिखाई गई हैं, ये बहुत बारीक लेयर होती हैं, याद रखिएगा। एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि डायग्राम का मकसद चीजों को क्लियर करना होता है। अब ये बहुत बड़ी करके दिखाई गई है दोनों चीजें, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बारीक होती है, ये बहुत बारीक लेयर होती है। सर आप मंडे को आ जाएंगे कॉलेज? इंशाल्लाह। ओके सर। क्योंकि ये मैं मंडे को इस पर गया था, लेकिन उस दिन मुझे खासी प्रॉब्लम फील हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हफ्ता मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब सिर्फ हमारे पास चंद सेकंड बाकी हैं, किसी को बंद हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।